हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 43 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदांश की कार सीधे फार्म हाउस की तरफ भागी जा रही थी। मन्नत अभी भी उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। पूरा रास्ता वह मन्नत का हाथ अपने हाथों में थामे रहा। एक पल के लिए भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, जैसे डर हो कि उसे छोड़ते ही वह उससे दूर हो जाएगी। फार्म हाउस पहुंचते ही वेदांश ने तेजी से कार का दरवाज़ा खोला और मन्नत को ऐसे अपनी बाहों में उठाया जैसे वह कोई कांच की नाजुक गुड़िया हो, जिसे हल्की सी भी चोट लग जाए तो टूट जाए। धीरे लेकिन तेज कदमों के साथ वह अंदर की ओर बढ़ा और मन्नत को एक बड़ी नरम बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर भी पहुंच गई थी। डॉक्टर ने तुरंत मन्नत का चेकअप शुरू किया। वेदांश वहीं खड़ा सांस रोके देखता रहा। कुछ पल बाद डॉक्टर ने ऊपर देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर, इन्हें काफ़ी स्ट्रेस है और थकान भी बहुत है। शायद इन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। इसी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। सुबह तक जागेंगी, तब तक आप इनका ध्यान रखिएगा। वेदांश ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। डॉक्टर के जाते ही कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बस हल्की सी हवा और मन्नत की धीमी सांसों की आवाज़ थी। वेदांश की नज़रें मन्नत पर टिककर रह गई। वो धीरे से उसके पास बैठ गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसके लिए दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी बस यही एक चेहरा हो। मन्नत के चेहरे पर अभी भी आंसुओं की हल्की लकीरें जमी थी और उसकी गर्दन के पास लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही निशान थे जो उसके टूटे हुए दिल की कहानी कह रहे थे। वेदांश ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि उसने अपनी गर्दन से वो पेंडेंट निकाल दिया जो उनके प्यार की निशानी थे। शायद उन्हें निकालते समय उसे बहुत दर्द हुआ था और वही दर्द अब उसकी गर्दन पर लाल निशान बनकर बाकी रह गया था। वेदांश की आंखें पलक झपकते ही नम हो गई। उसका गला भर आया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। वो धीरे से आगे झुका और मन्नत के चेहरे से बिखरे बाल हटाने लगा। उसका स्पर्श बेहद सॉफ्ट था, जैसे डर हो कि कहीं मन्नत को चोट ना लग जाए। वेदांश की निगाहें उसके चेहरे पर गहराई से टिकी रही। कितनी मासूम थी वह, कितनी नाजुक। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा हो और एक डर उसके दिल में चुपचाप उभर रहा था कि कहीं वह उसे खो ना दे। वेदांश बिल्कुल शांत बैठा था, पर उसकी निगाहें ही सब कुछ बयान कर रही थी। आज उसकी जुबान खामोश थी, पर उसकी आंखें बोल रही थी। बिना एक पल पलक झपकाए वो मन्नत को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी रात उसी की सांसों पर टिकी हो। उसकी आंखों ही आंखों में रात ढल गई, पर मन्नत का चेहरा छोड़ने का मन नहीं हुआ। लेकिन वक्त कब किस पर भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे थकान ने उसकी पलकों को भारी कर दिया और ना जाने कब वह मन्नत के पैरों के पास फर्श पर आकर बैठ गया। सिर बेड से टिकाया और उसी के पास बैठते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। बस 2 धड़कनों की दूरी पर वह दोनों एक दूसरे के बिना कहे शब्द सुन रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुंबई होटल पैराडाइज। संध्या होटल के कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। कदम रुक ही नहीं रहे थे, मानो किसी के इंतजार उनके सीने में धड़कन बनकर अटक गया हो। हर कुछ सेकंड बाद वो दरवाजे की तरफ देख लेती, फिर खुद को समझाती कि बस थोड़ा और, लेकिन बेचैनी जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक कमरे की घंटी बजी। संध्या का दिल जोर से धड़का, हाथ ठंडे पड़ गए। एक पल को घबराकर वह वहीं ठिठक गई, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनकी आंखें हैरत में फैल गई। सामने जो खड़ा था
उसे देखकर उनकी आंखों की चमक के साथ साथ नमी भी उतर आई। उनके होठ हौले से कांपे और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली, डैड। इतने सालों से दबा हुआ दर्द जैसे आंखों से बहने को रेडी था। वह बिना एक पल गवाए ओमकार जी के सीने से लग गई। वह 5 उंगलियों की कसावट, वह पिता की छाती की गर्माहट उन्हें पता नहीं इतने सालों बाद पहली बार कैसी राहत दे रही थी। 26 साल का फासला एक ही पल में टूटकर गिर गया था। ओम जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने संध्या के सिर पर हाथ फेरा, जैसे एक पिता नहीं, एक टूटा हुआ इंसान अपनी खोई हुई दुनिया को छू रहा हो। कुछ देर तक दोनों यूं ही खड़े रहे। कमरे में सन्नाटा था, पर दोनों के दिल की धड़कनें जैसे सब सुन सकती थी। धीरे धीरे संध्या जी अलग हुई और आंखें पोंछते हुए बोली, थैंक यू डैड, आप मुझसे मिलने आए, थैंक यू वेरी मच। ओम जी ने उनकी ओर देखा। उनके होठ लड़खड़ा रहे थे। आप कैसी हैं मेरी बच्ची? इतने साल आप कहाँ थी? हमारी एक बार भी याद नहीं आई। क्या हम इतने बुरे थे कि आप हमसे छुपती रहीं? 26 साल हो गए आपको देखे बिना। आपको पता भी है ये साल मैं और आपकी माँ ने कैसे गुजारे हैं? आपने अपना जिंदा होने का सच हमसे कैसे छुपा लिया? हमने हर दिन आपकी याद में रोया है। ओम जी की आवाज़ टूट रही थी। संध्या के चेहरे पर गिल्ट, दर्द और पछतावे की हल्की छाया उतर आई। ओम जी ने गहरी सांस ली। उनकी भी आंखों में दर्द था, पछतावा था और अपनी बेटी को इतने साल बाद फिर से खो देने का डर भी था। उन्होंने संध्या की ओर देखते हुए कहा, माना कि हम आपसे नाराज़ थे, लेकिन इतने भी नाराज़ नहीं थे कि आप अपना जिंदा होने का सच हमसे छुपा लेती। हम नहीं चाहते थे आपकी शादी उस अधिराज राठौर जैसे माफिया किंग से हो, इसलिए जब आपने उससे शादी करने का फैसला लिया तो हमने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन उस समय हम गुस्से में थे, उलझे हुए थे। हमें बहुत दुख हुआ था बेटा, बहुत ही दुख। ओम जी की आवाज़ भारी हो गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आप इतना सब अकेली सहती रहती और हमसे कह भी नहीं पाती, कभी नहीं। उन्होंने संध्या जी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह तो अच्छा था कि आपकी बात नूतन से होती थी। उन्हीं से हमें आपकी थोड़ी बहुत खबर मिलती रही, और जब हमें पता चला कि आप कभी माँ नहीं बन सकती तो हमें बहुत बुरा लगा था। आपकी माँ तो टूट गई थी। वो चाहती थी कि वो आपके साथ रहे, आपको सहारा दे इमोशनली, लेकिन हमारी वजह से वो चुप रह गई। हमने उन्हें रोका, हमारी जिद थी, हमारा गुस्सा था। ओम जी की आवाज़ में कसक उतनी ही साफ थी जितना पछतावा। हमारे अंदर बहुत गुस्सा भरा था उस वक्त बेटा। बस यही सोचते थे कि आप हमारे खिलाफ जाकर एक माफिया किंग से शादी कैसे कर सकती हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम बस नाराज़ होते रहे और आप अकेली लड़ती रही। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, हमें तब बिल्कुल नहीं पता था कि नूतन आपके और अधिराज के बच्चे को जन्म देने का फैसला कर चुकी है। आप दोनों बहनों ने मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया था, यह हमें बाद में पता चला, बहुत बाद में। खैर, जो होना था वो सो हो गया। लेकिन बेटा, एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि आप जिंदा थी, फिर भी आपने हमसे यह सच छुपाया। हमसे इतने साल तक क्यों दूर रही? संध्या जी के होठ कांपे, आंखें नीचे झुक गई, गला भर आया। वह बहुत धीरे से बोली, क्या बताती डैड, क्या बताती। इन सालों में इतना कुछ हुआ कि मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं क्या बन गई हूँ और क्या खो दिया है। संध्या जी ने गहरी टूटी हुई सांस ली और बोली, और डैड, आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी सब समझती थी, लेकिन यकीन मानिए हम अधिराज के साथ बहुत खुश थे। वो सच में बदल चुके थे। उन्होंने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि दुश्मन इतनी आसानी से छोड़ेंगे, उन्हें चैन से जीने देंगे। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। संध्या जी के चेहरे पर दर्द की रेखाएं और गहरी हो गई। हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गायब हुए, लेकिन मैंने अपने सपनों का महल अपनी आंखों के सामने जलते देखा है, अपनी दुनिया राख होते देखी है, और बहुत कुछ खोया है डैड, बहुत कुछ।
ओम जी ने उनके कांपते हाथ अपने हाथ में ले लिए। उनके स्पर्श में पिता का सहारा था और बेटी के दर्द को महसूस करने की क्षमता। फिर संध्या जी ने टूटी आवाज़ में कहा, अगर मैं आपको बता देती कि मैं जिंदा हूँ और कहाँ हूँ तो आप मुझे ढूंढ लेते, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप सब कभी किसी खतरे में पड़े, और जिसकी वजह से हम दुश्मन की नज़र में खुद को मरा हुआ साबित किए। नहीं जानते थे कि वो वजह भी हमसे छीन ली जाएगी। डैड, हमारा बेटा, मालूम नहीं हमारा बेटा, हमारा बच्चा कहाँ है, वो जिंदा है या नहीं। कहते हुए संध्या जी की आवाज़ टूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ओम जी स्तब्ध रह गए। वो अपने मन में बोले, यानी कि संध्या को यह मालूम ही नहीं है कि वेदांश उनका बेटा है और नूतन ने अनाथालय से उनका बेटा लेकर आई थी। तभी संध्या जी की कांपती आवाज़ एक बार फिर निकली, इसलिए मैंने सोचा कि सारी दुनिया अगर मुझे मरा हुआ समझती है तो ठीक है, मैं मरी ही सही, कम से कम आप सब सुरक्षित रहेंगे। उसकी आवाज़ फट गई। लेकिन अब हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है डैड कि मैं आपके सामने आऊं, क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। संध्या जी का शरीर कांप रहा था, आंखों में पानी चुभ रहा था। वो सच में टूटी हुई थी और किसी सहारे की तलाश में थी जो सिर्फ उनके पिता दे सकते थे। संध्या जी घुटने के बल बैठते ही फूट पड़ी, डैड प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज़। ओम जी जैसे बिजली की तरह चौंक उठे। वह तुरंत झुककर उन्हें थाम लेते हैं। वह बोले, ये आप क्या कर रही हैं बेटा, उठिए, मेरे सामने ऐसे मत गिड़गिड़ाइए। मैं आज भी आपका वही पिता हूँ जो आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। हमारे बीच कुछ नहीं बदला है। बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको, और आप इस तरह से काँप क्यों रही हैं? उन्होंने संध्या जी की ठंडी हथेलियाँ अपनी गर्म हथेलियों में कसकर पकड़ ली। संध्या जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बोली, डैड, मेरा बेटा, मेरा आयुष। यह सुनते ही ओम जी जैसे पत्थर बन गए। उनकी आंखों में अविश्वास, सदमा और सवालों का तूफान था। संध्या जी उनकी आंखों का हर सवाल पढ़ चुकी थी। हाँ डैड, मेरा बेटा, मेरा और अधिराज का बेटा आयुष। ओम जी के होठ धीरे से खुले, लेकिन शब्द नहीं निकले। संध्या जी की आवाज़ भारी थी लेकिन टूटती हुई। वह बोली, किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने एक चमत्कार किया, मुझे माँ बनने का सुख दिया। लेकिन मैं इतनी अभागिन थी कि उस खुशी को बांटने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आया और उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे पास ना अधिराज थे, ना कोई अपना, कोई भी नहीं डैड। संध्या ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उनकी सांसें टूट रही थी। ओम जी दर्द से तड़प उठे। उन्होंने उनका सिर अपनी छाती से लगा लिए। वह बोले, संध्या, खुद को थोड़ा संभालिए। उनकी आंखों में बेबसी साफ थी। डैड, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, मेरे आयुष को ढूंढ लीजिए, वह गायब है। ओम जी के चेहरे का रंग उड़ गया। संध्या जी ने कांपती आवाज़ में सब कुछ बताना शुरू किया। कब, कैसे, कहाँ, किस तरह, सब कुछ बता देती है। बस वह किंग और मलिक से रिलेटेड कुछ नहीं बताती। ओम जी बिना पलक झपकाए सुनते रहे। हर शब्द उन्हें भीतर से चिढ़ रहा था, जैसे कोई पिता अपनी बेटी का दर्द पहली बार जान रहा हो। ओम जी ने एक गहरी सांस ली। उनके मन में इतनी बातें थी, इतने राज थे, पर वो अभी कह नहीं सके। वेदांश के बारे में बताने का यह वक्त बिल्कुल सही नहीं था। संध्या की हालत वह पढ़ पा रहे थे। वह टूटी हुई थी, घबराई हुई थी। आयुष के नाम पर उनकी सांसें भी कांप रही थी। ओम जी ने अपना स्वर नरम करते हुए कहा, बेटा, आप शांत रहिए, हम आयुष को ढूंढ लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम पता लगा लेंगे कि वो कहाँ हैं। अब आप अकेली नहीं हैं। फिर उन्होंने प्यार और आदेश दोनों को मिलाकर कहा, लेकिन फिलहाल आपको हमारे साथ घर चलना चाहिए। आपकी माँ, आपकी बहन आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसे भी आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करनी हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। संध्या जी ने गहरी सांस ली। आंखों में डर साफ था। नहीं डैड,
अभी नहीं, यह समय सही नहीं है कि मैं घर जाऊं। मुझे अभी आयुष का पता लगाना है। मैं उनके बिना घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। ओम जी ने गंभीर सांस लेकर बोले, ठीक है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए। कहा ना, आयुष मिल जाएगा। सुबह की पहली हल्की किरण कमरे में फैलने लगी। शायद यह नई सुबह उनके रिश्ते में भी कोई नई उम्मीद लेकर आई थी। मन्नत धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी सांसें तेज हुई और शरीर हल्का सा हिला, जैसे वह पूरी तरह जागने वाली थी। उसके होठों से अचानक एक घबराई हुई चीख निकली, दादाजी। लेकिन जैसे ही वह पूरी होश में आई, वह समझ गई कि इस वक्त वह अभी कहाँ है, और अगले ही पल उसकी नज़र वेदांश पर पड़ी। वह ठीक उसके पैरों के पास बैठा हुआ था, सिर थोड़ा झुका हुआ। उसकी हथेली अब भी मन्नत के हाथ पर थी। यह देखकर मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। उसके गले में कुछ अटक गया और उसकी आंखों में नमी भर आई। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान एक बार फिर उसके दादाजी पर चला गया। वो घबरा गई और तेजी से बड़बड़ाने लगी, दादाजी, मुझे उनके पास सोना चाहिए था इस वक्त। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मन्नत की अचानक आई सिसकी भरी आवाज़ ने वेदांश की नींद भी तोड़ दी। वो झटके से उठा। उसकी आंखें खोलते ही पहला चेहरा मन्नत का था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे अंदर कोई तूफान मचा हो। वेदांश घबरा गया। वह तुरंत फर्श से उठकर उसके पास आकर बैठ गया। अपने दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थाम लिया। जान क्या हुआ? आप ठीक है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? लेकिन मन्नत के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसके दादाजी। वह टूटती आवाज़ में बार बार बोली, दादाजी कैसे हैं? वह ठीक है ना? मुझे दादाजी के पास जाना है। प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलिए। वेदांश ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे थामते हुए बोला, जान रिलैक्स, दादाजी ठीक है, बिल्कुल ठीक, उन्हें होश आ गया है। आप चिंता मत करें, मैं हूँ ना यहाँ, प्लीज़ शांत हो जाइए। रात में ही कबीर ने वेदांश को मैसेज करके बता दिया था कि केशव जी को होश आ गया है। वही मन्नत अभी भी उसके सीने से लग कर काँप रही थी। पहली बार उसने वेदांश को इतनी कसकर पकड़ा था, इतनी बेतहाशा, जैसे डर उसे अंदर से चिर रहा हो। वेदांश ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मन्नत का हाथ उसकी पीठ पर गया, वेदांश के चेहरे पर एक हल्की सी दर्द की लकीर उभरी, क्योंकि उसकी पीठ पर अभी भी जख्म भरे नहीं थे, खून अभी भी सूखी नहीं थी और दर्द बहुत थी। और आज मन्नत उन घावों के बिल्कुल ऊपर थी। वह दर्द से कराह सकता था, पर उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और बस मन्नत को और मजबूत पकड़ लिया, ताकि उसका डर कम हो जाए, भले उसके अपने जख्म क्यों न जल उठे। कुछ देर तक मन्नत वेदांश की बाहों में ऐसी ही सिमटी रही। धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ कम होने लगी। सांसें पहले जैसी तेज नहीं थी, और जैसे ही उसने सुना कि दादाजी को होश आ गया है, उसके चेहरे पर एक हल्की कमजोर सी राहत उतर आई, जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधों से हट गया हो। लेकिन राहत का वो पल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अगले ही क्षण मन्नत को अपने हाथों में कुछ गीला सा महसूस हुआ, अजीब सा गर्म और चिपचिपा। वो थोड़ा पीछे हटकर देखने लगी। यह क्या है? उसकी उंगलियां, उसकी हथेलियां हल्की हल्की लाल बूंदों से सनी हुई थी। खून? मन्नत की सांस वहीं अटक गई। उसने अपनी आंखें झपकाई, पर नज़ारा वही था। उसके हाथ पर खून की सूखी और ताज़ा लकीरें। और फिर उसकी नज़र वेदांश की पीठ की तरफ गई, जहाँ शर्ट के पीछे हल्का सा लाल दाग फैल चुका था। वह समझ गई, यह खून उसके अपने नहीं, वेदांश के जख्मों से आया है। उसकी आंखें सदमे से फैल गई। क्षण भर के लिए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। दादाजी, दर्द, डर सब एक पल को गायब हो गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, यह खून वेदांश का है। और बात यह नहीं थी कि वेदांश घायल था, बल्कि यह कि वह दर्द में था और एक आवाज़ तक नहीं निकाली। खून?
आपको चोट लगी है मिस्टर राठौर? ये खून कैसा? मन्नत ने हड़बड़ाई कांपती आवाज़ में पूछा। उसकी आंखें डर और सदमे से पूरी तरह फैल चुकी थी। वेदांश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे एकदम अंदाज़ा नहीं था कि उसके घाव इस तरह मन्नत के सामने खुल जाएंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस हालत में उसे देख लेगी। शेखावत मेंशन जाने से पहले उसने जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से किसी की नज़र उसके जख्मों पर नहीं गई। लेकिन वहां से निकलते ही उसने जैकेट उतार दिया था, क्योंकि उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ घंटों बाद उसे मन्नत को अपनी बाहों में संभालना पड़ेगा। और अब जब वह उसे थाम रहा था, मन्नत के हाथों पर लगे उसके खून ने सब उजागर कर दिया। मन्नत की निगाहें वेदांश के चेहरे पर थी और उसके बाद उसकी पीठ पर फैलती उस हल्की लाल दाग पर टिक गई, जैसे उसका दिल वहीं थम गया हो। वेदांश ने हल्का सा, लगभग अनसुना सा सांस लिया और अपने आप को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं है जान, बस छोटी सी चोट है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन उसकी आवाज़ में छिपा दर्द और उसकी आंखों में पल भर की बेचैनी मन्नत से छुपी नहीं रह सकी। अब सवाल उसके मन में सिर्फ एक था, वेदांश को यह चोट कैसे लगी और वह उससे क्यों छुपा रहा है। मन्नत ने अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए लेकिन पूरी सख्ती के साथ कहा, अपनी शर्ट उतारिए मिस्टर राठौर, अभी के अभी। वेदांश जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। एक पल के लिए वो सच में समझ ही नहीं पाया कि उसने ठीक सुना भी है या नहीं। फिर उसने हल्की नकली मुस्कान के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ये कैसी बात हुई जान, सुबह उठकर लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं और आप मुझे सीधे शर्ट उतारने को कह रही हैं? कहीं आप रोमांटिक तो नहीं हो रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझे प्यार करने का मन कर रहा हो? ऐसा है तो बता दीजिए। मैं तो हमेशा बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए, क्योंकि इस बार उसकी बातों ने आग बुझाने की बजाय आग को भड़का दिया। मन्नत की आंखों में गुस्सा और उसके पीछे छुपा हुआ दर्द एक साथ चमक उठा। वो धीरे से फुसफुसाया, आज तो तू गया वेदांश राठौर। मन्नत भी गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कीजिए मिस्टर राठौर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा अपनी शर्ट उतारिए। वेदांश का चेहरा सख्त हो गया। अब मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा था। उसने कुछ सेकंड तक मन्नत को बस देखा। उसके कांपते होठ, उसकी भींगी पलकें और उसकी उंगलियां जो डर और गुस्से में हल्के हल्के थरथरा रही थी। फिर वो धीमे, अनजान बनते हुए कंट्रोल्ड आवाज़ में बोला, क्या बात है जान, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? शर्ट उतारने को कह रही हैं, लेकिन क्यों? मन्नत की आवाज़ टूटती हुई लेकिन दृढ़ थी। जो चोट आप मुझसे छुपा रहे हैं वह मैं देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही वेदांश के माथे पर हल्की सिकुड़न उभर आई। उसकी सांसें एक पल को रुक गई। वो सच में नहीं चाहता था कि मन्नत उसके घाव देखे। उसे उसके चेहरे की प्रतिक्रिया से डर लग रहा था, उसकी आंखों में आने वाले दर्द से, उसके सवालों से, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि कहीं वह खुद टूट न जाए। वह तुरंत बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोला, जान, मैंने कहा ना हल्का सा खरोच है, फिर आप क्यों टेंशन ले रही हैं? फिर वह थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोला, माना कि मैं कई बार शर्टलेस हो चुका हूँ, और हाँ, आई नो मेरी बॉडी कातिलाना है, लेकिन आपके सामने मैं कैसे शर्ट उतार सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी हॉट और सेक्सी बॉडी देखकर कुछ फील करें। अभी हम उस सिचुएशन में नहीं हैं कि अपना रोमांस आगे बढ़ाए। वह हंसकर बात को टालना चाहता था, लेकिन मन्नत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कपकपाती आवाज़ में बोली, और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप अपना दर्द मुझसे छुपाए। शर्ट उतारिए मिस्टर राठौर, यह एक रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। वेदांश की सांस गहरी हो गई। अब वह जान गया था कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए धीरे से कहा, जान प्लीज़, मैंने कहा ना सब ठीक है, फिर आप इतना क्यों सोच रही हैं? लेकिन मन्नत आज किसी भी कीमत पर उसकी बात मानने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में जिद और डर साफ दिख रहा था। इस बार वह झुंझुलाकर बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ मिस्टर राठौर, अपनी शर्ट उतारिए।
वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। वेदांश के कदम मानो वहीं थम गए। उसने उसकी बात सुनी और एक लंबी भारी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में उलझन भी थी और एक अनजाना डर भी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो धीमी आवाज़ में बोला, ठीक है जान, मैं उतार रहा हूँ। आज पहली बार वेदांश राठौर को सच में शर्म आ रही थी। शर्म, डर, कमजोरी, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों, जबकि वह इससे पहले कई बार अपनी शर्ट उतार चुका था। लेकिन मन्नत के सामने उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सबसे गहरे जख्म उसे दिखाने जा रहा हो। वो धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारता है। उसकी सांसें अस्थिर थी, नजरें जमीन पर। शर्ट उतारकर वह उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन मन्नत की नजरें अभी भी गुस्से और बेचैनी से भरी हुई थी। वो धीरे से बोली, पलटिए। वेदांश ने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे धीरे पलटा। अब उसकी पूरी पीठ मन्नत के सामने थी और जैसे ही मन्नत की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसके शरीर में झटका सा दौड़ गया। वेदांश की पूरी पीठ पर गहरे लाल निशान थे, कोरे के चाबुक के जो अभी भी ताजे थे। ऐसे निशान जो कोई इंसान खुद पर नहीं मारता जब तक वो अंदर से टूटा ना हो। मन्नत की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ भर आया। उसका गला सूख गया था, शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। वह बस उसे देखती रह गई, जैसे अभी उसकी दुनिया ही उलट गई हो। मन्नत पूरी तरह से हिल गई थी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, सांस भारी हो गई। वह कांपते हुए स्वर में बोली, ये कोरे के निशान, ये घाव, ये खून, ये सब क्या है मिस्टर राठौर? बोलिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वेदांश अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उसके शब्द गले में अटक रहे थे, आवाज़ लगभग टूटती हुई थी। जान प्लीज़ खुद को संभालिए। वह मैं मन्नत ने उसकी बात काट दी। मैं क्या? आप क्या बताना चाहते हैं? ये सभी चोटें आपने खुद को ही दी है ना? बोलिए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ मिस्टर वेदांश राठौर को कोई छू भी नहीं सकता है, तो चोट पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे घाव आपने खुद पर लगाए हैं, लेकिन क्यों? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। क्यों किया आपने ये सब? बताइए, मुझे जवाब चाहिए मिस्टर राठौर। बोलते समय मन्नत गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वेदांश झट से उसे संभालना चाहा, लेकिन मन्नत अपना कदम पीछे कर अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और बोली, नहीं मिस्टर राठौर, मुझे संभालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जवाब चाहिए। कोई कैसे इतनी बेरहमी से खुद को चोट पहुंचा सकता है? आखिर क्यों? वेदांश ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी झुकी थी, लेकिन उसके शब्द सीधे दिल से निकल रहे थे। मोहब्बत जो है आपसे जान, इस कदर की अपनी हर गलती की सज़ा मैं खुद को देना चाहता था। मुझे लगा किसी तरह मैं उस रात को, आपके डर को, आपके आंसुओं को महसूस कर पाऊंगा। मैं चाहता था वह दर्द जो आप झेल रही थी, ताकि मुझे अपनी गलती की कीमत पता चले। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं चाहता तो आपको उस राव से बचा सकता था, लेकिन नहीं। अपने गुस्से और नफ़रत में इस कदर अंधा हो गया था कि मैंने आपको ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। मुझे खुद से नफ़रत हो रही थी, इसलिए मैं खुद को सज़ा दे रहा था। मेरे लिए तो अभी भी यह सज़ा बहुत कम है। मन्नत के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। तो यह सब मेरी वजह से है। वेदांश ने आंखें उठाई और पहली बार उसके दर्द, उसके पछतावे और उसके प्यार की गहराई साफ दिख रही थी। वह बोला, नहीं जान, आपकी वजह से बिल्कुल नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है। मन्नत की पलकों पर आंसू भर आए। तो फिर किसने गलती की है? किसकी गलती है मिस्टर राठौर? वेदांश ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ मेरी गलती मैंने की है। मेरे गुस्से ने, मेरे शब्दों ने, मेरे फैसलों ने आपको वो दर्द दिया जो आप डिजर्व ही नहीं करती थी। और जब मुझे एहसास हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। मन्नत के होठ कांप गए। इसलिए आपने खुद पर कोरे बरसाए,
खुद को खून खून कर दिया। यही तरीका था, यही सज़ा। वेदांश खामोश हो गया। मन्नत एक कदम और करीब आई। उसका गुस्सा अब दर्द में बदल रहा था। वह टूटे स्वर में बोली, क्या आपको लगता है कि ऐसा करके आप मेरा दर्द कम कर देंगे, या मैं आपको माफ़ कर दूंगी? वेदांश ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैंने ये सब माफ़ी के लिए नहीं किया है। ये मेरे अंदर का बोझ था जान। आपके लिए जो महसूस होता था वो इतना मजबूत था कि मैं खुद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। मन्नत के आंसू अब बहने लगे थे। वो धीरे से उसकी पीठ को नहीं, उसके दिल को देख रही थी, जो कई जख्मों से भरा था। जितना शरीर पर था उससे कहीं ज़्यादा। बहुत हल्की आवाज़ में उसने पूछा, और अगर मैं आपको माफ़ी ना करूँ तो? वेदांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल गई और वह एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तो मैं मान लूँगा कि मेरी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई है और मैं और भी सहने को रेडी हूँ। उसकी आवाज़ इतनी सच्ची थी कि मन्नत का दिल एक पल के लिए थम सा गया। वेदांश की आवाज़ भारी हो गई, तो बताइए जान, इस धरती पर कोई ऐसी सज़ा है क्या जो मैं खुद को दे दूँ और उसके बाद आप मुझे माफ़ कर दे? मन्नत स्तब्ध होकर उसे देख रही थी। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि वही वेदांश जो कभी उससे नफरत करता था, कैसे इतनी गहरी बेचैन कर देने वाली मोहब्बत कर सकता है। उसकी आंखों में नफरत या गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत, भारी और सच्चा प्यार था। एक सम्मान था जो उसने कभी वेदांश की आंखों में अपने लिए नहीं देखा था। मन्नत ने भारी सांस लेते हुए कहा, नहीं मिस्टर राठौर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ, अगर आप जानते कि मैं कहाँ हूँ और किस हालत में हूँ तो आप अपनी जान देकर भी मुझे बचा लेते। इसलिए प्लीज़ अंदर से खुद को सज़ा देना बंद कीजिए। आप नहीं जानते, वहाँ उस नरक में रहकर मैं जितना नहीं टूटी, उससे कहीं ज़्यादा आपको इस हालत में देखकर टूट गई हूँ। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती, इसलिए खुद को दर्द मत दीजिए। उसकी बात सुनकर वेदांश चुप हो गया। उसकी खामोशी खुद एक स्वीकारोक्ति थी। मन्नत को क्या पता था कि वेदांश राठौर ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने किंग होने के लिए भी खुद को सजा दी थी, जिसकी दुनिया में उसने अनजाने में कदम रख दिया था। मन्नत की आंखें भर आई। वह फिर से अपनी बातों को दोहराई, मेरे साथ जो भी हुआ ना आपकी गलती थी और ना किसी और की। ये मेरी किस्मत की मार थी, इसलिए खुद को मत तोड़िए। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछकर मुड़ी और कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन अगले ही पल वेदांश ने उसकी कलाई थाम ली। मन्नत के कदम वहीं ठिठक गए। वह जानती थी कि अब क्या होने वाला है, इसलिए वह कुछ कहता। मन्नत बोली, अब हमें चलना चाहिए मिस्टर राठौर, दादाजी को देखना है मुझे। वेदांश कुछ नहीं बोला। उसकी कलाई पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, लेकिन उसकी आंखें नम थी, जो मन्नत महसूस कर सकती थी। वह मन में बोली, आई एम सॉरी, मैं अब आपके लायक नहीं हूँ। आप मुझसे बेहतर डिजर्व करते हैं। फार्म हाउस से निकलते ही रास्ता जितना शांत था, दोनों के दिल उतने ही बेचैन। वेदांश स्टीयरिंग पर हाथ जमाए आंखें सामने टिकाए हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अंदर कुछ टूट रहा था। बगल में बैठी मन्नत अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें खाली और खामोश थी। कार में दोनों के बीच बस खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हजारों अनकहे जज्बात छिपे थे। वेदांश ने कई बार चाहा कि वह मन्नत का हाथ पकड़ ले, कुछ कह दे, लेकिन वह नहीं कह पाया। करीब 20 मिनट बाद कार शेखावत मेंशन के सामने आकर रुकी। कार रुकी नहीं कि मन्नत ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल आई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। वह बस एक ही बात सोच रही थी, दादाजी मैं आ गई। वेदांश ने गहरी सांस ली, दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे मेंशन के अंदर कदम रखा। मन्नत सीधे दादाजी के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी सांस वहीं थम गई। केशव जी बिस्तर पर टिके हुए बैठे थे। उनके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हट चुका था। उनका रंग पहले से बेहतर लग रहा था।
सांसें सामान्य थी और सबसे बड़ी बात वो होश में थे। मन्नत की आंखें फट सी रह गई और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में राहत के आंसू उमड़ आए। वो एक लंबी टूटी हुई सांस लेकर आगे बढ़ी। दादाजी, उसकी आवाज़ भर आ गई। केशव जी ने जैसे ही मन्नत को कमरे में आते देखा, उनके चेहरे पर धीमी लेकिन बेहद सुकून भरी मुस्कान फैल गई। मन्नू मेरी बच्ची। मन्नत उनके पास जाकर उनके सीने से लग गई और उसके आंसू गिरने लगे। आप ठीक है ना दादाजी? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। केशव जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो आ गई हैं, बस यही काफ़ी है। और वही वेदांश दरवाजे पर खड़ा था। उसकी निगाहें मन्नत पर टिकी थी, लेकिन उसी वक्त उसकी मोबाइल की रिंग बजी। नाम देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी रहस्यमयी मुस्कान खिल गई। वह एक नज़र मन्नत को देखा और फिर तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकलने लगा। तभी साथ में कबीर भी आ गया। दोनों एक दूसरे को इशारे ही इशारे में कुछ बोले और फिर कार में बैठकर साथ में निकल गए। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में आयुष अपने वार्ड में इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था। वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर वेदांश राठौर उसे यहाँ बंद जैसा क्यों रख रहा है। आयुष ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार शिव उसे रास्ते में रोक लेता था। वेदांश के ऑर्डर पर शिव आयुष को हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने देता था, पर यही बात आयुष को समझ में नहीं आ रही थी। वह बुदबुदाया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं मालूम वेदांश राठौर के दिमाग में चल क्या रहा है। उसका मेरे प्रति अचानक बदला व्यवहार मुझे हजम नहीं हो रहा है। मॉम भी बहुत परेशान हो रही होंगी। इतने दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई है। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है। आखिर करूँ तो क्या करूँ? और ऊपर से यह शिव चिल की तरह मुझ पर नज़र रखे हुए है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का मुझे रास्ता ढूंढना ही होगा। आयुष अपनी सोच में ही उलझा था कि तभी उसके वार्ड का दरवाज़ा खुला। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। अंदर उसकी वही नर्स थी जो रोज़ उसका चेकअप करती थी, लेकिन उसके साथ आज जो डॉक्टर था वह कोई नया चेहरा था। चेहरे पर मास्क, आंखों में अजीब सी जल्दबाजी। नर्स ने अंदर आते ही धीमे लेकिन जल्दी जल्दी में कहा, जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आयुष की भवें सिकुड़ गई। नर्स ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। बाहर शिव ने हमें चेक नहीं किया क्योंकि वह मुझे जानता है, लेकिन वह ज़्यादा देर में शक कर लेगा, इसलिए जल्दी कीजिए। आयुष थोड़ा पीछे हट गया। कौन सी जल्दी? और ये डॉक्टर कौन है? क्या करने वाले हैं आप लोग? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने पीछे मुड़कर नर्स को देखा, फिर अपने ग्लव्स कसकर पहनने लगा। डॉक्टर जैसे ही आयुष पर झपटा ही था कि आयुष ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। संघर्ष में डॉक्टर का मास्क नीचे खिसक गया। आयुष की सांस रुक गई। मास्क गिरते ही सामने डॉक्टर नहीं बल्कि वेदांश का दुश्मन राव खड़ा था। उसकी आंखों में सातिर चमक और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। आयुष हकलाया, तुम डॉक्टर नहीं हो। कौन हो तुम? अंदर क्यों आए हो? असली डॉक्टर कहाँ है? और यह नर्स, यह सब क्या हो रहा है? क्या करने वाले हो तुम लोग? राव ने बिना घबराए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शांत हो जाओ आयुष, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। इसे अपनी किस्मत का अच्छा पल समझो। आयुष की भवें सिकुड़ी। मेरी मदद? क्यों करोगे तुम मेरी मदद? जहाँ तक मेरा ख्याल है, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे, तो फिर अचानक यह मदद का ड्रामा क्यों? राव एक कदम करीब आया और बोला, क्योंकि तुम और मेरा दोनों का दुश्मन एक ही है। आयुष चौंका। दुश्मन? कौन दुश्मन? राव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वेदांश राठौर, वही आदमी जो तुम्हें यहाँ कैद करके रख रहा है, वही आदमी जो तुम्हें कहीं जाने नहीं दे रहा है। राव झुककर उसकी आंखों में देखता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है आयुष, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। राव ने जैसे ही वेदांश का नाम लिया, आयुष की सांस अटक गई और वह अविश्वास में बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वेदांश राठौर मेरा दुश्मन है? राव हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में जहर और यकीन दोनों थे।
उसने आगे बढ़कर आयुष के बिल्कुल सामने कहा, क्योंकि मुझे सब मालूम है, तभी तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आयुष की भव्य सिकुड़ी, क्या मालूम है तुम्हें? राव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम वेदांश राठौर के जरिए किंग तक पहुंचना चाहते हो और मैं भी वेदांश राठौर के जरिए ही किंग तक पहुंचना चाहता हूं। हम दोनों की मंजिल एक है, इसलिए हाथ मिलाना ही समझदारी है। आयुष चौकन्ना हो गया। वह अनजान बनते हुए पूछा, किंग? कौन किंग? मैं किसी किंग को नहीं जानता। इस बार राव का चेहरा कोल्ड हो गया और वह सख्त लहजे में कहा, देखो आयुष, मुझे मालूम है कि तुम किंग की तलाश कर रहे हो। क्यों? वजह नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी किंग तक पहुँचना है, बस। यह कहते ही राव की आंखों में सातिर चमक थी, लेकिन आयुष सोच में पड़ गया। राव ने फिर से उसे अपनी बातों में उलझाया। किंग तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, वेदांश राठौर। चाहे तुम मानो या ना मानो, वह आदमी किंग की असली चाबी है। आयुष को उलझन में देख राव की आंखों में नफरत की ठंडी आग झिलमिला उठी। वह अपने मन में सोचा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उस वेदांश राठौर से, लेकिन जो भी हो तुम उसके लिए बहुत खास हो, वरना उसका पालतू कुत्ता शिव तुम्हारी हर सांस की निगरानी क्यों कर रहा होता। मैं जानता हूँ वेदांश राठौर ही किंग है, लेकिन अब उसकी असलियत मेरे सामने आएगी, और वो भी ब्लैक बुक के साथ। और अब उस तक पहुँचने के लिए जरिया होंगे तुम, या मेरी बेबी डॉल मन्नत, या उसकी मंगेतर कियारा। और फिर मैं राज करूँगा पूरे माफिया वर्ल्ड पर। ना वेदांश राठौर, ना मेरे बॉस मलिक। उसने वापस मास्क चेहरे पर चढ़ाते हुए कहा, अब खेल सामने से होगा। नकाब हटेंगे और असली किंग सामने आएगा। आयुष का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहली बार लगा कि वो किसी बहुत बड़े खेल के बीच में खड़ा है, जहां भरोसा सबसे महंगी गलती हो सकती है। राव की एक बार फिर ठंडी आवाज़ गूंजी, ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है आयुष, जल्दी फैसला करो, हमारे पास वक्त कम है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या आयुष राव के साथ जाने का फैसला करेगा? अब कैसे पहुंचेगी संध्या जी आयुष के पास? आखिर कहाँ गए वेदांश और कबीर? किसका कॉल आया था वेदांश के मोबाइल पर? क्या संध्या जी जानेंगी वेदांश ही उनका खोया हुआ बेटा है? कहानी लेगा अब कौन सा मोड़, यह जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।